हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 4, जिसमें कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को लेकर बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि एक डेमोक्रेसी में, अच्छा एक बात आपको याद रखना है कि लास्ट जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी का जो बुक था उसमें ये चैप्टर नंबर 4 था, है ना, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और चैप्टर नंबर 3 है न्यू एडिशन में, न्यू 2023। और बेसिकली हम एनसीईआरटी के न्यू जो अपडेटेड जो वर्जन है उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में देखो पहले क्या था कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये इशू हम पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो इसको क्या किया, कुछ चैप्टर्स को इसमें हटा दिया गया है बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं हम इसको पढ़ रहे थे, केवल रिपीटेशन थे, इस वजह से। देखो अब क्या किया है, थर्ड जो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है, इसके बाद दो और आपके बचते हैं, फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल पार्टीज एंड लास्ट है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस तरीके से 5 चैप्टर्स न्यू 23 एनसीईआरटी में है। तो देखो आज की क्लास में हम जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं। देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है सोसाइटी जीएस पेपर 1, आपके मेंस मुख्य परीक्षा में सोसाइटी जीएस पेपर 1 और सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2, ठीक है, इससे ये टॉपिक्स आपके सीधे जुड़ते हैं। जब हम एक डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है, ना कि हमारे लिए कोई थ्रेटन, कोई खतरा पैदा कर रही है, बल्कि स्ट्रेंथ है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि ये जो आपको एक बेसिकली एक सोसाइटी में एक डिवीजन मिलता है, सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन जो मिलता है, उसके लिए बेसिकली 3 ऐसे बेसिस इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आधार बनते हैं, इसका बेसिस बनते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेसी में बेसिकली जो 3 डिवीजन के, सोशल डिवीजन के, बेसिकली सोसाइटी में डिवीजन के जो बेस है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्या है, हम एक से दूसरे को अलग कैसे समझते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, उसके पीछे जानते हैं 3 जो फैक्टर्स हैं, एक तो है जेंडर, एक है कास्ट और है रिलीजन, है ना। मतलब सोशल डिवीजन इस आधार पर है कि हम किस जाति के हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम किस रिलीजन के हैं। आप किसी को डिवाइड कैसे करोगे, खुद से अलग कैसे समझोगे, जब आप ये देखोगे कि नहीं हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से, हम अपर कास्ट से, हम लोअर कास्ट से, हम इस धर्म से हैं, हम भी रिलीजन से है ना। या फिर जब हम रिलीजन, कास्ट, जेंडर इन तीनों की बात करेंगे, ठीक है, तो एक सोसाइटी जो है वह कैसे बन रही है, क्या इसकी और भी चीजें, उन सबको हम पढ़ेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जो आपको याद रखना है कि आपके मेंस में देखो ये कहाँ काम आने वाला है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में। सो बेसिकली जब हम सोसाइटी की बात करेंगे तो हमारी सोसाइटी में ये जो आपको डिस्क्रिमिनेशन के 3 इंपॉर्टेंट जो पिलर्स मिलते हैं, ठीक है, और हर एक पर्टिकुलर को, अगर जस्टिस की हम बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात करें, तो वो आपका पार्ट हो जाता है सोशल जस्टिस का। अब देखो इसमें पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो गवर्नमेंट क्या स्कीम्स बना रही है, पीटी में सीधा पूछ लिया जाता है। और जब हम मेंस की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि मेंस में क्या होता है बच्चों, कि आपसे सीधे पूछ ले कि गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या इनिशिएट कर रही है, क्या इनिशिएटिव्स ला रही है ना। सो मेंस का पोर्शन क्या होगा कि आपको ये पता होगा कि पर्टिकुलर जो वल्नरेबल सेक्शंस है उसके एम्पावरमेंट के लिए क्या आगे कर सकते हैं गवर्नमेंट, उसके लिए क्या करे, डिस्क्रिमिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करे, है ना, वुमेन्स को वायलेंस और बाकी उनके जो राइट्स छीने जा रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट किस तरह के इक्विटेबल लॉ लेकर आए। तो ये डेमोक्रेसी में ये 3 बातों को हमें समझना, 3 पक्ष को हमें समझना है। जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, उन सभी में इस तरह के इश्यूज कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से शामिल होते हैं। ठीक है, सो याद रखना कहां से जुड़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपका सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंगली। देखो बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको पहले बताती हूं। ठीक है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन, एक बायस्ड हो जाना कि ये लड़कियां हैं, है ना, इन्हें घर के अंदर काम करना है, आउटसाइड की बात करेंगे तो सारे जो मेल्स हैं वह काम करेंगे। तो ये इस तरह का जो एक डिवीजन हम देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, केवल इंडिया में नहीं है,
अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो पूरे विश्व में इस तरह का सोसाइटी में डिवीजन देखने को मिलेगा। शायद ही आपने ऐसी कोई सोसाइटी देखी हो जहां पर आपको इक्विटेबल चीजें दोनों के लिए मिल रही है, मेल फीमेल्स के लिए मिल रही हो, है ना। सो जेंडर एक बहुत बड़ा इशू है। ये एक तरह से हम ग्लोबल इशू कह सकते हैं, केवल इंडिया के कंसर्न में नहीं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इशू है। लेकिन रिलीजन और कास्ट के जो इश्यूज है, सोशल डिविजन्स है, ये समटाइम्स चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो सोशल डिवीजन देखने को मिलता है या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, वो बेसिकली आप अपार्थाइड या रंग भेद देख सकते हैं कि व्हाइट है, नॉन व्हाइट है ना। इंडिया में एक अलग ही सिस्टम है, कास्ट बेस्ड। चाहे जब हम वेदास की बात करते हैं, आफ्टर वेदास की बात करते हैं, हम देखेंगे कि उसमें 4 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। और ईच फंक्शन हम देखेंगे कि ईच वर्ण के लिए फंक्शन ऑफ सेट जो है वह अलग था। ऑक्यूपेशन जो है वह मोबिलाइज नहीं कर सकते थे। जो आपके फादर, जो आपके दादा लोग या फिर कर रहे ग्रैंडफादर, वही ऑक्यूपेशन बेसिकली आप तक आएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे। अगर हम मैरिज की बात करें या फिर हम फंक्शंस में आने जाने की बात करें, वो केवल सेम कास्ट ही होता था। हाँ, आज जो है समटाइम्स आप देखेंगे कि जो अपर हायर क्लास है बेसिकली, उन सब में कास्ट की जगह क्लास जो है वह मैटर करने लगा। तो क्या हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो अब कास्ट से क्लास की तरफ शिफ्ट हो रही है, और कितना परसेंट है ये इंडियन सोसाइटी के लिए? आप सोशलॉजी का जो एनसीईआरटी है वह पढ़ सकते हैं। आपका सोसाइटी और सोशल जस्टिस दोनों उस बुक से कवर हो जाएगा। हाँ, सोशल जस्टिस के लिए डेफिनेटली करंट अफेयर के जो इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट के स्कीम्स है, जो करंट चैलेंजेस है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, पेट्रियार्कल, अगर हम सोसाइटी की बात करें, उस माइंडसेट, उस थिंकिंग की बात करें, ये एक चैलेंज है ना। सेक्स सेलेक्टेड अबॉर्शन एक चैलेंज है कि जो फीमेल्स, अगर हम फीमेल चाइल्ड की बात करें तो उनका प्रपोर्शन जो है वह कम है कंपैरेटिव मेल चाइल्ड। तो यहाँ पर ये सारे जो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक्स है वह जुड़ जाते हैं, ठीक है। रिलीजन को हम जोड़ के देखेंगे कि भाई कम्युनलिज्म जो है वह कैसे, और इन सभी चीजों को देखो हमें पॉलिटिक्स से भी जोड़ना है, जेंडर को पॉलिटिक्स से जोड़ देंगे कि आखिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वह वुमेन्स का कितना है। रिलीजन की बात करेंगे कि जब हम बात करेंगे रिलीजन पॉलिटिक्स या सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म की बात करेंगे, कम्युनलिज्म क्या है, पॉलिटिक्स से कैसे ये जो चीजें हैं वह जुड़ जाती हैं, और कैसे इनका जो एक स्वरूप है, एक जो हम कहें कि अब जो इनकी शक्ल सूरत है वो बहुत ज्यादा बदल जाती है, ठीक है। और सोसाइटी में कैसे कम्युनल राइट्स, ह्यूमन राइट्स की कुछ रिपोर्ट्स कहती है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो भी कम्युनल राइट्स होते हैं, जैसे अब हाल ही में अगर हम डेली राइट्स या फिर किसी भी तरह के राइट्स की बात करें जो आप न्यूज में देखते हो सुनते हैं, उसमें ज़्यादातर जो विक्टिम्स हैं या फिर उसमें जो ज़्यादातर जो मरने वालों की अगर हम तादाद देखें, डेटा देखें, तो फैक्ट है कि जो माइनॉरिटी रिलीजन है, जो माइनॉरिटीज रिलीजन है, उनकी डेथ ज़्यादा हुई है, वो विक्टिम्स उसमें ज़्यादा हैं। तो इस तरह के आंकड़े हमें क्या बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, कैसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। क्या ये वन वे एक रिलेशन है या फिर टू वे रिलेशन है? क्या रिलीजन इन पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिक्स, मतलब सारी चीजें हम पढ़ेंगे, कम्युनलिज्म को जोड़ेंगे। हाँ, वैसे ही हमें कास्ट को जोड़ना है पॉलिटिक्स से, कि पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स, दोनों चीजें जो है वह कैसे जुड़ रही हैं। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ बनी होगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। सेकंड हमें इस पे बात करनी है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अभी मैं आपको सारे मेंस के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी सबके साथ साथ में, है ना, हर एक टॉपिक के साथ, क्योंकि सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी में जो भी PYQs आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसको बहुत सही तैयार कर सकते हैं, बस इसके लिए ज़रूरत होगी। तो इसके बेस को समझने के लिए, सोसाइटी के बेस को समझने के लिए सोशलॉजी की एनसीईआरटी की, करंट अफेयर में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, और आप अगर अभी आप देखोगे तो करंटली क्या आखिर चैलेंजेस हैं, है ना, बस हो जाएगा आपका इतने में। सो देखो, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो ये हमारा चैप्टर
कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जाति और राजनीति। ठीक है, सो कास्ट इन इक्वालिटीज देखेंगे, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये इसके कुछ और सब टॉपिक्स होंगे। सो हमारे मेन टॉपिक्स क्या है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। क्लियर हुआ ये पूरा चैप्टर आपको कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं? चैप्टर क्लियर हुआ? चलो अब हम एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर की। ठीक है, सबसे पहले हम जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, देखो सोसाइटी में एक तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरे ग्लोबली, है ना, विश्व रूप से ग्लोबली आपको ये जो डिवीजन है वह देखने को मिल जाएगा। ग्लोबली अगर हम सोसाइटीज की बात करें तो एक सोशल डिवीजन हमें देखने को मिल जाता है, और ये डिवीजन क्या होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड्स का, इनसाइड होम एंड आउटसाइड। और ये डिवीजन क्या कहता है कि जब इनसाइड की बात होगी तब यहाँ पर जो फीमेल्स हैं ये घर का काम करेंगी, बट ये जो है इसे प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है ना बेसिकली, और ये पेड नहीं होता इकोनॉमिक रूप से। अगर हम देखें तो देखो जो फीमेल्स है वे क्या करेंगी, चाहे क्लीनिंग की बात हो, कुकिंग की बात हो, क्लॉथ वॉशिंग की बात, ये सारे जो काम है वह फीमेल्स के आएंगे। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों से अर्निंग करती हो तो ज़्यादातर आपको 5 स्टार बाकी होटल में जो शेफ़ हैं वह आपको मेल मिलते हैं। मतलब इन्हीं चीज़ों का, यही जो आप घर के काम करते हैं, इसी चीज़ का अगर जब पैसा मिल रहा है तो वो बाहर जाके पुरुष कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि अगर फीमेल्स इस काम को ज़्यादा कर रही, उन्हें ज़्यादा आता है, तब इसमें करियर अपॉर्चुनिटी वह क्यों नहीं देख पाती कि वह किसी होटल में शेफ़ बने, है ना। तो यहां पर देखो आउटसाइड जो है ये हम देखेंगे कि ये जो काम है वे किसके श्रेणी में आया, मेल्स की श्रेणी में, है ना। आउटसाइड जो घर के बाहर के सारे काम होंगे इसे कौन करेगा, मेल करेगा, है ना। तो ये एक सोशल डिवीजन, ये यूनिवर्सल सा है बेसिकली, केवल इंडिया की बात नहीं है कि बस इंडिया में ऐसा है। ठीक है, सो बेसिकली हम देखेंगे कि अब ये पॉलिटिक्स जो है वह कैसे बढ़ेगी। सो बेसिकली बच्चों हम देखेंगे कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये लिंग के आधार पर किया गया है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, श्रम का बेसिकली लैंगिक विभाजन जो है वह किया गया है। और इसमें वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, है ना, लेकिन बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड, डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। अब आगे हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर था इसका रिजल्ट क्या हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो वुमेन्स है वह सोसाइटी और जो सोशल बेसिकली चीजें थी उससे कट गई। अगर आप भी देखेंगे अपने चारों तरफ कि ज्यादातर आपको सोशल लाइफ जो है उसमें कौन दिखेगा, फीमेल या फिर मेल, है ना, मेल दिखेगा। तो बेसिकली हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि पब्लिक अफेयर्स, स्पेशली अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो वुमेन्स रोल है वह बहुत मिनिमल हो जाता है, नगण्य सा हो जाता है। सो इसका रिजल्ट ये हुआ वुमेन्स रोल इन पब्लिक अफेयर्स, वुमेन रोल्स इन पब्लिक अफेयर्स स्पेशली पॉलिटिक्स, स्पेशली अगर हम राजनीति की बात करें, पॉलिटिक्स इज मिनिमल। मिनिमल मतलब क्या होता है, नगण्य, नगण्य, बिल्कुल नाम मात्र का है भी तो बहुत कम। अब देखो ये पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ेगा, तो ये तो हमने एक सेक्सुअल जो डिवीजन लेबर का था वो हमने देख लिया। अब आगे देखो, मैं कुछ आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ बनाते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके दिमाग में कुछ छवियाँ आती हैं, जैसे कि आप टीवी सीरियल्स देखेंगे तो उसमें किस तरह की वुमेन्स को दिखाया जाता है कि जो प्रॉपर एकदम वेल ड्रेस्ड है ना, प्रॉपर तरीके से वो केवल घर का काम ज़्यादा कर रही है। आपको हाँ कहा जाता है कि जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जो आप विज्ञापन एडवर्टीजमेंट देखते हैं किसी भी टीवी सीरियल इन सब के बीच में आते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो लाइफ अब वुमेन एम्पावरमेंट की जो सूरत, जो शक्ल उसमें दिखाई जाती है वो वैसी है नहीं, है ना, बट हाँ उसमें दिखाई जाती है, ये अच्छी बात है। तो हम देखेंगे कि जब हम इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के देखेंगे तब हमारे सामने आती है नारीवादी, फेमिनिस्ट मूवमेंट टाइप के पॉलिटिक्स और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो कि इक्विटेबल लॉ की बात करेंगे, जो कि इक्वालिटी की बात करेंगे, नॉट ओनली केवल घर बल्कि घर के बाहर भी, है ना। तो सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में वह इक्वालिटी की बात करती हैं। सो देखो यूपीएससी ने
जेंडर से रिलेटेड जो भी सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस से क्वेश्चन पूछे, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा रही हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द स्टैटिक्स दैट शो दैट द सेक्स रेशियो इन ट्राइब्स इन इंडिया इज मोर फेवरेबल टू वुमेन देन द सेक्स रेशियो अमंग शेड्यूल्ड कास्ट, है ना। आप कैसे व्याख्या करेंगे उन आंकड़ों की जो भारत में जनजातियों के लिंग अनुपात अनुसूचित जातियों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल है? 15 में पूछा गया था। सो बेसिकली जब हम जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर से रिलेटेड एक इशू, एक चैलेंज क्या है? सेक्स रेशियो, है ना, लिंग अनुपात, जो कि 1000 मेल्स जो है उस पर मापा जाता है कि कितनी फीमेल्स है, नंबर ऑफ फीमेल्स जो है उस पर कितनी है। तो यहां पर देखो अब तो सुधार काफी हो रहा है, लेकिन इसके चैलेंजेस क्या है? और इसमें यह बताना है कि जैसे कि अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल्स जो सोसाइटी है वो हमारे इन नगरों की तरह की सिटी और ये जो मेट्रो सिटीज है उस तरह की सोसाइटी नहीं है। उनके लिए वो चैलेंज उतना बड़ा नहीं है कि जो है वह लड़की ही हो या फिर लड़का ही हो, वो चैलेंज उसके लिए नहीं है उतना ज्यादा। बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे हैं जो कि हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा पैट्रियार्की सोसाइटीज नहीं होते हैं, है ना। तो समटाइम्स हम देखेंगे कि वहां पर हाँ टेक्नोलॉजी से भी वे दूर है, अगर वे ज्यादा मॉडर्न नहीं है, उनको इतना दिमाग ही नहीं, वो इतना सोच ही नहीं पा रहे कि हम सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करा सकते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो ट्राइबल्स है, ठीक है, वहां पर जो सेक्स रेशियो है वह ज्यादा फेवरेबल है। क्यों? कुछ तो जैसे कि आप छत्तीसगढ़ या कुछ और ऐसे स्टेट्स की हम बात करेंगे, कहीं कहीं तो ऐसा है कि जो सेक्स रेशियो है उसमें फीमेल्स ज़्यादा है, जबकि बायोलॉजिकल अगर हम देखें तो एक फैक्ट है कि जो चाइल्ड में अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, बॉय एंड गर्ल की बात करें, तो जो गर्ल बायोलॉजिकली जो देखें तो गर्ल चाइल्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनके जीने की, उनकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी और सारी चीज़ें हैं वो संभावना ज़्यादा है कंपैरिजन। लेकिन जब हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजिकली तो ये कहता है कि जो फीमेल जो गर्ल चाइल्ड है ना उसकी संभावनाएं ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है सस्टेन करने के लिए खुद को, है ना, कंपैरेटिव बॉय। लेकिन उसके बाद भी जब सेक्स रेशियो देखेंगे तो वो अपोजिट है। इसका मतलब क्या है? दोनों चीजें मिल ही नहीं रही। अब जब दोनों चीजें नहीं मिल रही तो इसका मतलब समझ में आता है कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन जो है वह कराया जाता है, ठीक है, लिंग परीक्षण पर आधारित जो अबॉर्शन है। सो यहाँ पर आप देखें कि क्या ऐसे स्टैटिक्स है, आप 2011 के जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंगली कुछ डेटा लीजिए, इसके कुछ चैलेंजेस देखिए। बहुत आसान होता है, सोसाइटी सोशल जस्टिस को कंप्लीट करना आसान है फ्रेंड्स। व्हाई डू सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में आया था, व्हाई डू सम ऑफ मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन ऑफ इंडिया हैव एन एडवर्स सेक्स रेशियो फॉर वुमेन। अब देखो गिव योर आर्ग्यूमेंट्स। 14 और 15 का ये क्वेश्चन है, भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र है और महिलाओं के लिए प्रतिकूल है इसमें लिंग अनुपात, मतलब जस्ट अपोजिट है, जबकि वो कंपैरेटिव हम देखें तो उसका ग्रोथ रेट और सारी चीज़ें जो है वह बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चंस कैसे है? बेसिकली आपसे सेक्स रेशियो से रिलेटेड है। अब इस तरह के फैक्ट आपको कहाँ से मिलते हैं? सेंसस से मिलते हैं। कुछ जो करंट के चैलेंजेस है उसको लिखो, बहुत अच्छा आंसर लिख, इससे इन सब चीज़ों में लिखा जा सकता है। देखो सोसाइटी, जैसे मान लो ज्योग्राफी की हम कोई बात करें कि ज्योग्राफी में आपसे अगर पूछ लिया कि जो हिमालय है, ठीक है, वह किस तरीके से क्लाइमेट और बाकी सब पे इफेक्ट डालेगा, नहीं पता आपको तो वो नहीं लिख पाओगे। बट सोसाइटी और सोशल जस्टिस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि आपने प्रॉपर नहीं भी पढ़ा तब भी आप लिख लोगे कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ला रही है ना, मात्र तो और भी इस तरीके से कई तरीके से प्रमोट कर रही है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मुझसे ये नहीं बनेगा, क्योंकि आप इसी सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है। आया समझ में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? 2019 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि ये पूछा, द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन in the institutions of local self government has had a limited impact of patriarchal character of the Indian political process। ठीक है, अगर हम पितृसत्तात्मक समाज की बात करें, पितृसत्तात्मक या पितृ प्रधान समाज, है ना, ये समाज क्या होता है? ये सोसाइटी जो कि कंट्रोल्ड होती है मेन से, जो कि कंट्रोल्ड होती है जहां पर पुरुष ये बताएगा कि क्या करना है, महिला को कितनी फ्रीडम है कितनी नहीं है, वह क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, कितनी महत्वाकांक्षी हो सकती है नहीं हो सकती, ये पुरुष बताएगा उसे। तो यहां पर क्या है कि इस तरह का, और स्पेशली इसमें प्रॉपर्टी और पावर जो है वह किसको दिए जाएंगे? वह ट्रांसफर होंगे फादर से सन को, ना कि डॉटर को। प्रॉपर्टी एंड पावर जो है, प्रॉपर्टी एंड पावर, देखो यही इस तरह के क्वेश्चंस और चीज़ें टॉपिक्स है कि जब मैं आपको सारी चीज़ों को कोरिलेट करके बता रही हूँ
तो अब आपकी जो समझ है वह मेंस को लेकर भी ज़्यादा बनेगी, है ना। केवल पीटी नहीं करना है, मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करना है। आज की क्लास में शायद मैं 8 to 10 मेंस के क्वेश्चंस पर बात करने वाली हूँ, तो आपको सोशल जस्टिस और सोसाइटी के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस उसका एक आइडिया लग जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसका बेसिक पढ़ो, थोड़ा सा सर्च करो, ठीक है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखो क्या क्या है, अलग अलग उसको लिख ले। क्वेश्चंस जब आएगा तब देखो टॉपिक तैयार कर लो, फिर तो कैसा भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपका टॉपिक तैयार आप लिख ले जाओगे उसमें। सो प्रॉपर्टी एंड पावर का जो ट्रांसफर है वह कैसे होगा, फादर टू सन, ठीक है, ये है। तो ये जो पेट्रियार्कल जो कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस में भी अगर हम देखें, है ना, तब भी हम देखेंगे कि बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट आया है कि जो 1/3 रिजर्वेशन हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, 73rd एंड 74th जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, उसमें ये कहा गया कि जो वुमेन है उसको 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड सा इम्पैक्ट हो पाया। ऐसा क्यों, वही आपको बताना था, ठीक है। चलिए, सो अब हम बात करेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स की। जेंडर एंड समझ में आए क्वेश्चन, तो बताइएगा जरूर कि हाँ मैम, कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन समझ में आया, पर हाँ इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे, कुछ पॉइंट्स बता दो, है ना, तो फिर मैं आपको कमेंट में लिख दूंगी। सो जेंडर एंड पॉलिटिक्स देखो, द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। तो देखो, जब हम देखते हैं कि अगर आपके अंदर कोई महिला मतलब किसी आपको पॉलिटिकल लीडर, स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडर की, जैसे कि दिमाग में नर्स शब्द सुनते हुए आ जाता है कि कोई फीमेल होगी, क्या पॉलिटिशियन सुनते हुए फीमेल आता है दिमाग में, क्या आता है कि कोई मेल होगा, है ना। वो बात हो रही है कि हाँ हमारे इंदिरा गांधी जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी हुए, पीएम भी हुए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जेंडर एंड पॉलिटिक्स जो है, देखो हमें समटाइम्स लगता है कि जो ये जेंडर बायस्ड सोसाइटी है ना, कहते हैं बहुत लंबे समय से अगर एक झूठ चला आ रहा है कि ठीक है जो वुमेन्स है वह कमज़ोर होती हैं, वह नहीं कर सकती सोसाइटी में चेंजेस या बाकी सारी चीज़ें नहीं कर सकती, तो बहुत लंबे समय तक जब उस चीज़ को बोला जा रहा है तब वो कहीं ना कहीं हम उस जो प्रेजुडिसेस को नेचुरली समझ लेते हैं कि शायद वो सही है, वो प्राकृतिक रूप से, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जब ये जेंडर बायस्ड होना हम सीखते हैं, ये बॉय गर्ल का कॉन्सेप्ट जब हम सीखते हैं कि नहीं ये फीमेल्स नहीं कर सकती, ये मेल्स कर सकते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वह स्टीरियोटाइपिंग और हमारी सोसाइटी में जो ये सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो गर्ल चाइल्ड उसको बचपन से सिखाया जाता है कि वह सॉफ्ट रहे, है ना, वह वेल बिहेव्ड करे, सॉफ्ट स्पोकन हो, बॉयज से कहा जाता है एकदम राउडी टाइप का रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जो एक तरीके से जो सोसाइटी में चीज़ें सेट कर दी गई है ना, कि नहीं वह लड़की है तो उसको ऐसे करना है, वह पुरुष है तो उसको वैसे करना है ना, बॉयज डोंट क्राई, वो नहीं रोते, तो ऐसा इसका मतलब क्या है, तो सोसाइटी उन्हें टफ बनाना चाहती है। तो यहाँ पर जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं बॉय और गर्ल के बीच का जो अंतर है वह बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चलो हम समझते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स, और इसमें हम बात करेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट की, ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा फेमिनिस्ट आपको बता दूं। फेमिनिस्ट मूवमेंट, जब हमने जो सोसाइटी में डिवीजन है वह सेक्स बेस्ड किया, है ना, कि फीमेल जो है वह घर के अंदर का काम करेंगी इनसाइड द होम, ऐसे में क्या हुआ कि कुछ नारीवादी जो आंदोलन है वह चलाए गए, कुछ जो नारीवादी आंदोलन है ये चलाए गए, और इनका बेसिकली एम था इक्वालिटी इन पर्सनल, इनका एम या ऑब्जेक्ट क्या था, इक्वालिटी एंड इन पर्सनल, इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, कई लोग जो हैं, अगर हो सकता है आपके चारों तरफ जो समटाइम्स क्या होता है, कुछ ज़्यादा जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ठीक है, हो सकता है उन्हें ये लगता हो, उन्होंने पढ़ रखा हो फेमिनिस्ट मूवमेंट को, कि ठीक है घर का काम जो है वह क्या करेंगे, हम हाफ करेंगे, है ना, आधा काम
तो इस तरीके से जब अगर इनकम के लिए जो वुमेन है वह अर्न कर सकती है, घर के बाहर के काम कर सकती है, तो यहाँ पर जो एक मेल है वह घर के भी काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक जो इक्वालिटी है, तो चाहे पर्सनल लाइफ की बात करें, पर्सनल लाइफ में पावर्स की बात करें, ठीक है, और चाहे हम फैमिली लाइफ की बात करें, तो इन दोनों में ही इक्वालिटी की जो डिमांड है वह ये नारीवादी या फेमिनिस्ट जो मूवमेंट है वह इसकी बात करता है, वकालत करता है। ठीक है, अब देखो बेसिकली कि फेमिनिस्ट जो मूवमेंट है इनकी डिमांड्स क्या रही। एम तो हमने देख लिया इक्वालिटी, तो बेसिकली इनकी डिमांड्स थी कि जो पॉलिटिकल तरीके से इनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस, इनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस। ठीक है, जो वुमेन्स का पॉलिटिकल लीगल स्टेटस बेसिकली इसको इनहेंस किया जाए, पॉलिटिकल रूप से जो पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये जो एक डिमांड है वह फेमिनिस्ट मूवमेंट करता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इम्प्रूवमेंट अच्छा ये बताओ एम्पावरमेंट आता किससे आता है? सो बेसिकली एजुकेशन से आएगा। इम्प्रूवमेंट देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से डिमांड करना अपने लिए ये क्या है? फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे हम देखेंगे कि आखिर देखो वैसे तो चेंजेस बहुत हुए हैं। वैसे तो अगर हम देखें कि 1947 के बाद जो चेंजेस है वह बहुत हुए हैं और वुमेन्स की जो स्थिति है वह पहले से बहुत बेहतर है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 14 और 15 में कहा गया है कि जेंडर के आधार पर आप जो डिस्क्रिमिनेशन है वह नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड करता है और उसमें जेंडर एक शामिल है। डीपीएसपी ये कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कौन सा आर्टिकल है? कमेंट करके बताओ। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इस चीज के लिए जो प्रोविजन है वह करता है। लेकिन हम देखेंगे कि आफ्टर सिंस इंडिपेंडेंस चेंजेस तो बहुत हुए हैं, इंप्रूवमेंट हुए हैं, लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट है वह बहुत ही ज्यादा, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत जो समाज है वह एकदम ठीक हो गया, इक्विटेबल हो गया है, बल्कि अभी भी हमारा जो समाज है वह आपको कैसा दिखाई देता है? अभी भी आपको मेल डोमिनेंट दिखाई देता है। ठीक है, अभी भी इंप्रूवमेंट तो हुए हैं बट उतने नहीं हुए। आज भी आपको जो सोसाइटी है वह कैसी लगती है? मेल डोमिनेटेड लगती है ना, मेल डोमिनेटेड लगती है। सो ये यहाँ पर हमें आज भी जो है वह कैसी सोसाइटी मिलती है? पैट्रियार्कल सोसाइटी का क्या मतलब है कि फादर से सन को जो है वह ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी एंड पावर एंड कंट्रोल बाय मैन, है ना। सो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अब देखो हम देखेंगे बेसिकली कि आखिर ऐसे क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज है जो हमें होते हैं, स्पेशली हम वुमेन्स की बात करेंगे। और उसके पहले हाल ही में एक इशू जो बहुत बड़ा चल रहा है यूसीसी का है ना, उस इशू की भी हम बात करते हैं। क्वेश्चन को देखो जरा, India strive for gender equality. A close examination of the UCC for the country is necessary. Comment. अगर हम जेंडर इक्वलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो यूसीसी है, ठीक है, बेसिकली इसके बारे में एग्जामिनेशन, इसके बारे में जो परीक्षण है वह हमें करना है। तो बेसिकली चाहे हम कास्ट की बात करें, चाहे हम रिलीजन की बात करें और चाहे हम जेंडर की बात करें, अगर यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना आर्टिकल 44, तो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है अगर इसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाए, इसको लागू करा दिया जाए, तब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जेंडर इक्वलिटी पर। बहुत सारे ऐसे लॉ है, स्पेशली रिलीजन बेस्ड में अगर हम देखें कि जो मुस्लिम लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, उसमें समटाइम्स आप देखेंगे कि कुछ उसमें ऐसे प्रोविज़न और कुछ आपको ऐसे जो केसेस है वह देखने को मिलते हैं जब जो वुमेन्स हैं वह आफ्टर डिवोर्स जो है वह क्लेम करती है मेंटेनेंस, है ना, और उन्हें वह दिया नहीं जाता था। बट अगर यूसीसी लागू हो जाए तो सभी को जो मेंटेनेंस है वह दिया जाएगा आफ्टर। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे, ये तो मैंने आपको एक फैक्ट बताया, और भी इस तरह के कई फैक्ट हैं जो कि ये बताते हैं कि अगर यूसीसी को लागू किया जा सकता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 केसेस थे, जैसे कि सरला मुदगल केस है,
जैसे कि शाहबानो केस है, तो इस तरह के केसेस में क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आवश्यकता को जताया है कि हमें यूसीसी जो है वह लागू कराना चाहिए। पर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना होता है कि चूंकि आर्टिकल 44 जो है वह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और डीपीएसपी जो है वह बेसिकली नॉन जस्टिशिएबल है, वाद योग्य नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट जाके उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, वह फोर्सफुली उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कई बार इस तरह की जो टिप्पणी है केसेस में वह दे चुका है, जजमेंट्स भी दे चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं एक कुछ फैक्ट्स जो है मैं बता देती हूँ। देखो बेसिकली जेंडर रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं कोशिश कर रही हूँ कि कवर हो जाए, ताकि आप केवल एनसीईआरटी तो हम यहाँ पे 20-30% पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, इशू आपका सोसाइटी और सोशल जस्टिस से जुड़ रहा है, तो बाकी जो आपका 40-50-60% है वो सब मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वह फिर भटकना ना पड़े, है ना। सो देखो, अगर हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की बात करें तो इसने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स जो है वह सबमिट किए जिसमें ये बताया कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन में मान लीजिए 130 CR है, ऐसे में 48% जो है कितनी है, 48% जो है वह फीमेल है, ठीक है। 2016 की बात हो रही है। और यहां पर अगर हम ये देखें कि किस तरीके से जो हम ग्रोथ रेट की बात करें वह डिक्लाइन अगर हो रहा है, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात की जा रही है यहाँ पे कि 943 इन 2011 एंड 945 जो है वह 2016, है ना। तो इसके जो है भाई आखिर क्या इसके पीछे रीजंस रहे कि जो अगर हम सेक्स रेशियो जो है वह बढ़ रहा है, ठीक है, इसके क्या रीजंस हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। इसके अलावा आप पार्टिसिपेशन एंड इकोनॉमी की यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो उसका रिजल्ट बताता है कि जो फीमेल्स हैं स्पेशली रूरल सेक्टर में कितनी है, 17% एंड 51% मेल है ना। 17% जो है वह फीमेल है और 51% जो है वह यहाँ पर मेल है 17-18 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके कुछ आप जो डेटाज है ये आपको बताते हैं कि किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी के लिए जो वर्क है वह किया जाता है। और अब हम आते हैं यूसीसी की नेसेसिटी पर कि कैसे हम जेंडर इक्वालिटी को स्ट्राइव कर सकते हैं इससे। तो आपका स्पेशल मैरिज जो एक्ट है 1954, शाहबानो केस 1985, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड कई बार किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको फाइनली जो है इनेक्ट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट आल्सो कॉल्ड द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द यूसीसी इन 1995 सरला मुद्गल जजमेंट, है ना। सो यहां पर देखो ये सारे जो कुछ केसेस हैं, तो कोई भी टॉपिक वह पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट के क्या उसमें सुझाव, क्या इनिशिएटिव्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या केसेस है, इस तरीके से आपका पर्टिकुलर जो टॉपिक है जैसे कि जेंडर इक्वालिटी या फिर यूसीसी, है ना। तो उसमें आपको ये 4-5 डायमेंशंस पकड़ने होते हैं और उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है वह कवर हो जाता है, ठीक है। चलो आओ एक क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क। एवरेज वुमेन वर्क मोर कंपेयर टू मैन। अगर हम एक औसत कार्य निकाले, काम निकाले, तो एक जो वुमेन है उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। वर्क डन बाय मैन इज मोर विजिबल ड्यू मोस्ट ऑफ देयर वर्क लीड टू जनरेशन ऑफ इनकम। अगर आप ये देखें, ज़्यादातर हमने देखा कि यहाँ पर जो घर के काम है, ठीक है, ये सारे जो काम है वे फीमेल्स हैं। अब ये पेड तो है नहीं कि आपको इसका कोई काम पैसा जो है वह मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि पेड तो है नहीं। तो यहाँ पर जब घर के बाहर से जो अर्निंग हो रही है, ठीक है, जो कि पुरुष कर रहा है, ज़्यादातर हम इसको मान लेते हैं कि जो कि मेल कर रहा है, ऐसे में इसका काम ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन जो फीमेल्स हैं इनका काम अंडर बेसिकली वैल्यूड नहीं किया जाता और अनरिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वह इसमें करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो लास्ट इसमें टॉपिक में हमें समझना है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वुमेन्स का कितना है। इंडिया के सिनारियो की हम बात करें, लेटेस्ट पता है क्या हुआ, आई थिंक कौन सा कंट्री है, एक मिनट, हाँ एक कंट्री है बच्चों, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा एक मार्केबल हम अचीवमेंट कहें तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का वह 50% है, 50% हो गया है ना। तो यहाँ पर अगर ये क्रॉस कर गया, वुमेन जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में 50% से ज़्यादा है न्यूजीलैंड में, है ना। और ये IPU यानी जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है इसकी रिपोर्ट कहती है। अब वहाँ पे तो 50% है, इंडिया में कितना है, कुछ सीन्स हम देख लेते हैं। इंडिया सिनारियो देखें, एज पर डेटा कंपाइल्ड बाय द IPU ऑफ विच इंडिया इज मेंबर वुमेन रिप्रेजेंट 14%।
अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में कितने वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? सो 14% है, ठीक है। एज पर लेटेस्ट अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहां पर बताया गया है इस डेटा में, निर्वाचन आयोग कहता है कि एज ऑफ अक्टूबर 2021 वुमेन जो रिप्रेजेंटेटिव है कितना है? 10% के आसपास है, ठीक है। और अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, एमएलएस की बात करें सभी स्टेट में, तो इवन ये तो और ज्यादा कंडीशन इसकी खराब है, और यहाँ पर 9% से कम, लेकिन एनसीईआरटी में डेटा लिखा है कि 5% से भी कम है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो कितना? लगभग 14%, कहीं कहीं आपको 15% मिल जाएगा, है ना। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि लोकसभा के जो मेंबर्स अकॉर्डिंग टू आईपीयू की बात हो रही है, ठीक है। सो 14% है वुमेन का परसेंटेज, अगर 49% है, 50% वुमेन है, और ऐसे में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वह कितना है? सोशल अफेयर्स की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, कितना परसेंट है? 14%। क्या हुआ ये? क्या वह एजुकेटेड नहीं है? क्या उन्हें सोशल अफेयर्स की समझ नहीं है ना। सो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा है ये जो रिप्रेजेंटेशन है। सो यहाँ पर फेमिनिस्ट जो मूवमेंट है उनका कहना है कि आपको मतलब जो अगर हम वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वुमेन्स के इश्यूज की बात करें, चाहे वायलेंस हो, चाहे इनइक्वालिटी हो, चाहे उन्हें जॉब में सेम जॉब के लिए और कम पेमेंट जो है वह दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ केवल इसलिए क्योंकि वह वुमेन है, केवल वह फीमेल है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर इन प्रॉब्लम्स को एटिकेट अटेंशन नहीं मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वुमेन रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। हिस्ट्री में एक बात कही जाती है कि आखिर क्या महिलाएं कहीं नहीं थी? क्या वुमेन्स कहीं नहीं थी? जो इतिहास हमने पढ़ा अब तक, जो हमने फ्रीडम फाइटर्स को पढ़ा, जो हमारा देश आजाद हो गया, उसमें वुमेन्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था क्या? लेकिन चूंकि महिला इतिहासकार नहीं थी और एक पुरुष ने लिखना सही नहीं समझा एक फीमेल के बारे में, और इसलिए क्या हुआ कि आप आज भी अपने आसपास देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे, घर से ही शुरू कर ले, कहीं ना कहीं आपने भी फील किया होगा कि शायद गर्ल चाइल्ड है ना, शायद वह फीमेल है, इसलिए उसके साथ किसी चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, या कुछ स्वतंत्रता उसके लिए प्रोहिबिटेड है, कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज उसके लिए प्रोहिबिटेड है, कुछ उस पर ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ठीक है। वही सारे जो प्रतिबंध है वह अगर हम देखें तो बॉय पर नहीं होते। सो बेसिकली देखो, फेमिनिस्ट का ये कहना है कि अगर एटिकेट अटेंशन जो है वह नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वह नहीं है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि पॉलिटिक्स में उनका जो पार्टिसिपेशन है वह होना चाहिए ताकि उन चैलेंजेस को जो है वह दूर किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात जो है वह आपको याद रखना है, क्लियर है। सो देखो कुछ मैं आपको जो एक और आपका एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप मुझे बताएंगे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली हम देखें, ठीक है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 950 किन किन स्टेट का है? अरुणाचल, असम, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। आप 2011 जो सेंसस है इसके मेन सेक्स रेशियो है, वुमेन लिटरेसी है, मेल फीमेल के जितने भी डेटा है उसको आप पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सो बेसिकली चाइल्ड सेक्स रेशियो की हम बात करें, ये क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। सो इसमें देखो एज ऑफ ग्रुप की देखें तो 0 से लेके मतलब 6 ईयर तक के जो ह्यूमन पॉपुलेशन है बेसिकली, और बेसिकली एज पर 1000 जो मेल है, कितने फीमेल्स है उसकी संख्या, और 0 से 6 जो ईयर है ना, वो आपका क्या होगा? चाइल्ड सेक्स रेशियो होगा, ठीक है। क्लियर है? तो आपको बताना है कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर ये रेशियो 950 से अबव है। अब नेक्स्ट देखो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द कंटिन्यू चैलेंज फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। 2019 में पूछा कि क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं। आपको क्या लगता है कौन कौन से चैलेंजेस होना चाहिए? सोसाइटी से उठा लो कि सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज को लेके क्या क्या चैलेंजेस हैं, खुद के चैलेंजेस क्या है, क्यों कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। तो देखो, एंड नेक्स्ट है डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेट रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी, सो इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, है ना। 2021 में ये जो क्वेश्चन है वह पूछा गया। मैं आपको बच्चों को चैलेंजेस की बात बताती हूँ कि आखिर ऐसे क्या चैलेंजेस जो शुरुआत से लेके हम आज तक फेस कर रहे हैं। वैसे तो अब चेंज हुआ है, अगर आप ब्यूरोक्रेसी में भी देखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी में भी ज़्यादातर, अब आपको ज़्यादातर, ना केवल हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें, ज़्यादातर एग्जाम्स में जो टॉपर्स है आपको फीमेल्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो देखो, हमारे लिए जो चैलेंज है बेसिकली वह क्या है? स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग एंड पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है जो कि हमें शुरुआत करने से ही रोकता है,
शुरुआत करने से ही रोकता है कि स्टीरियोटाइपिकल जो थिंकिंग है ना, कि जो है वह घर के बाहर जाके, और अगर थोड़े से ठीक ठाक, देखो इसमें एक शॉकिंग आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे गरीब लोग हैं, है ना, जहाँ पे गरीब लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, या फिर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि वह खेतों पे जाती है, काम करती है। लेकिन वही हम शहरों की बात करें कि जब एक इस तरह के मिडिल सोसाइटीज़ और इस तरह के जब शहर उसी माइंडसेट के साथ बनते हैं, उसी तरह की सोसाइटीज़ डेवलप होती है, लोग डेवलप होते हैं, रिलेशंस डेवलप होते हैं, तब उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमारे यहाँ की जो गर्ल या वुमेन है, अगर वह बाहर जाकर काम करेगी तो उनकी उनकी जो एक बेसिकली हम कहें कि जो लोग सोचते हैं कि हमारी जो इज्जत है उस पर प्रश्न चिन्ह आएगा, है ना। तो यहाँ पे शॉकिंग आंकड़ा ये कि रूरल जो एरिया है वहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा है, और शिक्षा ज्यादा कहां पर है, सिटीज में, शिक्षा ज्यादा कहां पे, अर्बन एरियाज में, लेकिन वहां पर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है सोशल लाइफ में, बाकी सब में, वो कम है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मतलब जैसे जैसे अगर मान लीजिए कोई किसी का परिवार सक्षम हो जाता है कि वहां पे एक जो मेल है वह इतना कमा पा रहा है कि वह अपनी फैमिली के 5 मेंबर्स का खर्च उठा ले, तो वो नहीं सोचता कि वहां पे जो गर्ल या जो उसकी वाइफ है, या फिर जो सिस्टर है घर में, या फिर जो और भी बाकी जो फीमेल है मेंबर्स है, वह जाके बाहर काम करे, वर्क करे, है ना। सो यहाँ पर इस तरह की जो थिंकिंग है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, है ना। सो बेसिकली देखो, जो बच्चों जेंडर बाय सेक्स सिलेक्शन, एक जो अबॉर्शन होता है कि पता चल जाए कि फीमेल है या फिर मेल है, उस हिसाब से आपने सेलेक्ट करके जो अबॉर्शन है वह करा दिया, तो सेक्स रेशियो को ये डिक्लाइन करेगा। डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, घरेलू हिंसा की हम बात करें, किरण बेदी जी की मैं एक बुक पढ़ रही थी एक दिन, मुद्दे और दृष्टिकोण, पढ़िएगा, अच्छी बुक है, स्पेशली गर्ल्स ज़रूर पढ़ना। उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने मतलब एज आईपीएस जब उन्होंने कई केसेस देखे, उसमें एक केस था जिसमें कि एक जो लड़की थी वह इंजीनियरिंग किया था। देखो बेसिकली जब हम एकेडमिक के बाद हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो सारी चीज़ें जो है हायर एजुकेशन में आएंगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन अगर उसने अचीव मतलब पढ़ा हुआ है, उसके बाद भी वह डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही, जबकि हो सकता है गांव में एक जो अनपढ़ महिला थी वो उस चीज़ का विरोध कर लेती। तो उसने जब एक एफआईआर, एक केस है जिसमें कि वह एफआईआर करने से मना करती, जबकि वह डेली उसके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस है वह हो रहा था। आज भी आप अगर देखेंगे तो जो डाउरी के केसेस है, डाउरी डेथ के जो केसेस है, आज बहुत चीज़ें हाईलाइट नहीं होती, लेकिन डाउरी डेथ के केसेस आज भी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा केसेस है। बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स है जो कि मैंने कुछ क्लासेस में बताए हैं, अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि करंट चैलेंजेस क्या है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह की महिलाएं ही खुद न्याय मांगने, जस्टिस मांगने आगे नहीं आएगी, तो हम एक गांव की महिला, अनपढ़ महिला से क्या एक एक्सपेक्टेशंस जो है वह कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर रही हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा हाई है, ये एक चैलेंज है। ठीक है, वुमेन बीइंग एक्सपोज टू वायलेंस बाय देयर पार्टनर्स, जुडिशियल रेमेडीज फॉर और पुलिस रिफॉर्म्स तो ऑल्सो एब्सोल्युटली नेसेसरी आर मोस्टली क्रिएटिव रादर देन बीइंग प्रिवेंटिव, है ना। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आप केसेस देखते हैं अपने चारों तरफ अगेंस्ट वुमेन, कि इनके लिए क्या क्या अब ज़रूरत है, और क्या क्या पुलिस का हो या फिर जुडिशियल कोर्ट का हो, क्या क्या एक्शंस और लिए जाने चाहिए, क्या क्या चीज़ों की कमी है, ये भी एक चैलेंज है ना। बेनिफिट्स लाइक मैटरनिटी लीव और रिलेटेड फैसिलिटीज विल नॉट बी एक्सेसिबल टू हर इनफॉर्मल सेक्टर्स। देखो, अगर फॉर्मल सेक्टर्स है तब तो ठीक है, लेकिन अगर असंगठित क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर्स है, जो कि गवर्नमेंट के कई रूल्स का पालन करने से स्वतंत्र है कि वो ना करें उन चीज़ों को, ऐसे में देखो महिलाओं को चूंकि हायर पेड जॉब पर या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जॉब्स है उस पर नहीं रखा जाता। लोगों की एक जनरल मेंटेलिटी होती है कि आफ्टर फैमिली, आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैटरनिटी ये क्या करेंगे, लीव कर देंगे। और ऐसे में अगर उन्हें मैटरनिटी लीव नहीं दी जा रही है, ठीक है, तब तो क्या होगा, तब तो नौकरी छोड़नी है, फैमिली, सोसाइटी, है ना, सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में फिर कैसे पॉसिबल है जॉब को कंटिन्यू करना, और अगर मैटरनिटी लीव नहीं है, सीधा टर्मिनेट हटाने का ऑप्शन है, तब ऐसे में कैसे वह काम कर पाए, तो जॉब सिक्योरिटी तो उसकी नहीं रही। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस है। तो गवर्नमेंट इन सब के लिए क्या कर रही है, जैसे कि आप मैटरनिटी लीव के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें इन चैलेंजेस से ओवरकम होने का तरीका है। अब देखो, ये तो चैलेंजेस थे। अब मैं बात करती हूँ कि आखिर जो ब्यूरोक्रेसी, हम ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, कितना परसेंटेज है वुमेन्स का, इसकी बात करते हैं। पार्लियामेंट में तो हमने बात कर ली कि हमारी संसद में, पॉलिटिक्स में कितना वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अभी हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी में, है ना। सो देखो, यहाँ पर भी जो पार्टिसिपेशन है वह काफ़ी लो है।
पार्टिसिपेशन काफ़ी लो है। और अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सेंसस जो 2011 था, इसमें कहा जाता है लेस देन 11% ऑफ टोटल एम्प्लॉय व वुमेन विच रीच्ड 13% इन 2020। तो 11% के आसपास जो था वह वुमेन्स थी, और अब जो डेटा है ये 2020 में ये 13% तक आ चुका है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। फर्दर ओनली 14% ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ IAS वर वुमेन इन 2022। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डेटा है जो कि बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जो परसेंटेज है गर्ल्स का, वुमेन्स का, वह क्या है, तो क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीजें आई होप आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इशू है सोसाइटी सोशल जस्टिस से रिलेटेड। क्लियर है, चलिए। सो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, फेमिनिज्म और इन सब की हमने बात कर ली। अब आगे हम बात करेंगे सेकंड, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स देख लीजिएगा इसमें कौन कौन से, अगर ऐसा लग रहा है कि भाई कोई टॉपिक जो है वह छूटा हुआ है ना, तो उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। करंट में क्या चैलेंजेस है, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा, तो आपका जो काम है हो जाएगा इससे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एक और फैक्ट मैं आपको बताती हूं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, 2022। इस पे इंडिया की रैंक जानते हो कितनी है? इसमें इंडिया की जो रैंक है वह 48 है, 48 है। कितने ओवरऑल जो कंट्रीज हैं वह कितने, 146 टोटल कंट्रीज में से इंडिया की जो रैंक है वह कितनी, 48 रैंक है। ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। ठीक है, याद रहेगा इस तरह के फैक्ट जो है वह आपके मेंस को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, मेंस में आंसर्स इवन आप अच्छे लिख पाते हैं। अब हम आते हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स की। ठीक है, सो देखो बेसिकली जब हम कम्युनलिज्म की बात करेंगे, सांप्रदायिकता की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये हमारी सोसाइटी में डिवीजन का एक और आधार है। हाँ, ग्लोबली अगर हम कहें कि सभी धर्म जो है वह महिलाओं को, सभी जातियां जो है वह महिलाओं को समान रूप से पीछे करती हैं, वो इस बेसिकली यूनिवर्सल चीज जो है वह अप्लाई हो सकती है। लेकिन जब हम बात करेंगे रिलीजन की, कम्युनलिज्म की एंड पॉलिटिक्स की, तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस है वह हर जगह देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो इधर आओ, अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली हम देखें तो देखो 79% रिलीजियस कम्युनिटी देख लो पॉपुलेशन में, कि आखिर जो कम्युनलिज्म है वह क्यों है, इसके फैक्ट भी हम देख लेते हैं। तो हिंदू जो है वह कितना परसेंट है, 79.8%। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम जो है वह कितना है, 14.2%, 14.2%। ठीक है, क्रिश्चियंस की बात करेंगे 2.3%, सिख की बात करेंगे 1.7%, और उसके बाद अदर 2% में इंक्लूडेड है बुद्धिस्ट 0.7%, जैन 0.4%, अदर रिलीजन एंड बाकी हम लोगों की बात करें 0.7%। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपको पूरा रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया की बात करें, ये पॉपुलेशन है जिसमें कि मेजोरिटी जो है वह किसकी है, हिंदू की है, 79.8%। ठीक है, क्लियर है। सो अब देखो रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, इसको हम समझेंगे कि कैसे जो चीजें हैं वह जुड़ी हुई हैं। The division based on religious differences are often expressed in the field of politics in India, and that are the followed different religion. People should be able to express in the politics they need, interest, demand as the number of religious community. तो बेसिकली हम देखेंगे कि जब एक राजनीति में, जब एक पॉलिटिक्स वो कुछ इस तरीके से हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वह अपने केवल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाए, बेनिफिट्स ले, रिसोर्सेज का यूज करे, वह ये सोचे कि उसका डोमिनेशन जो है वह स्थापित हो जाए, उसकी जो ट्रेनिंग है, वर्चस्व जो है वह बेसिकली स्थापित हो जाए, है ना। तो जब वह पॉलिटिक्स में इस तरीके से करेगा किसी एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसको बेनिफिट देने के लिए, और बाकी जो कंपैरिजन अगर हम करें, बाकी अगर किसी और कम्युनिटी जो है उसके इंटरेस्ट के ऊपर अपने हितों को समझे, है ना, तो ये सारे जो टॉपिक्स है वह आपके इसमें आएंगे। अब नेक्स्ट देखो, हम कम्युनलिज्म जो टॉपिक है इसको समझते हैं।
कम्युनलिज्म जो टॉपिक है इसको समझते हैं, ठीक है। देखो, कम्युनलिज्म वर्ड की अगर हम बात करें, सांप्रदायिकता, इसका मतलब क्या है? पहले इस वर्ड को समझो। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता मतलब देखो डाइवर्सिटी है, अच्छी बात है, पर ये जो डाइवर्सिटी है वह हमेशा पॉजिटिव तो नहीं होती ना। कितने सारे कम्युनल राइट्स अभी तक हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो सांप्रदायिकता है इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस, किसी का भी अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई बुराई नहीं समझ में आती इसमें कि ठीक है एक अटैचमेंट है। लेकिन समटाइम्स जब गलत तरीके से ये बेनिफिट लेना चाहे दूसरी जो कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके जो बेनिफिट है वह अपने अगेंस्ट समझे, ये बेसिकली बहुत गलत रूप आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है इनटॉलरेंस, किसी दूसरे, वैसे तो कहा जाता है कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें टॉलरेंस का, सहिष्णुता का जो है वह बहुत गुण है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि अपने से विरोधी जो विचार है, ठीक है, वो सभी ओपिनियंस को आप माने या ना माने, सुने, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि दो अलग अलग विरोधी विचारधाराएं, डिफरेंट ओपिनियन एक साथ हैं, वह एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेसिकली टॉलरेट कर रहे हैं। तो इसका नेगेटिव जो कम्युनलिज्म है, इसका नेगेटिव टर्म क्या है? नेगेटिव है इंटॉलरेंस एंड हेटर्ड। दूसरे समुदाय के प्रति अगर नफरत की भावना आ गई तब तो ये बहुत ज्यादा गलत है। नफरत है ना, हेटर्ड ऑफ अदर रिलीजन, किसी दूसरे धार्मिक समुदाय से नफरत करने लगना, ठीक है, उसको बर्दाश्त ना करना, को एग्जिस्ट जब वह एक सोसाइटी में साथ में ना कर पाए, ये कम्युनलिज्म का सबसे ज्यादा एक नेगेटिव रूप कहा जाता है। और सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ आर रिलीजियस ग्रुप, है ना। सो कम्युनलिज्म सेपरेट आइडेंटिटी चाहता है अपने एक ग्रुप के लिए। तो सांप्रदायिकता क्या हुआ कि जब आप किसी एक, मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम मानते हैं कि सोसाइटी का जो आधार है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पहले मान लिया था जेंडर बायस्ड होगा डिस्क्रिमिनेशन, कि जो वुमेन्स हैं वह घर के अंदर का काम करेंगे और जो मैन है वह बाहर का काम करेंगे। ऐसे ही अब हमने ये सोच लिया कि जो सोसाइटी है उसका बेस है रिलीजन, सोसाइटी का बेस क्या है? रिलीजन है, कम्युनिटी है। तब ऐसे में जाके जब आप पॉलिटिक्स करने लगते हैं तो वो कम्युनल पॉलिटिक्स के रूप में हमारे सामने आती है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन बिलीव इज वन रिलीजन आर, ये शुरू क्यों होती है? बेसिकली कम्युनल, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो ये जो थिंकिंग है वह आती कैसे है? तो जब हम ये सोचते हैं कि कोई एक जो रिलीजन है वह सुपीरियर है अदर रिलीजन से, जो एक रिलीजन है वह कैसा है? बहुत सुपीरियर है, अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है। चाहे हम अशोका की बात करें, हम अकबर की बात करें, या फिर हम और भी, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में जब आप देखते हैं तब आप देखते हैं किस तरीके से जो शुरुआत से ही इंडियन कल्चर और सोसाइटी में एक सद्भाव की जो बात है वह की जाती है ना। तो व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अनदर, है ना, जब किसी की डिमांड ऐसी हो जाए कि एक धर्म का हित बढ़ाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए दूसरे के खिलाफ जाया जा सकता है, ये थिंकिंग होती है। When state power is used to establish the domination of one religious group over the rest, देखो अगर ये एक सांप्रदायिकता का बहुत खतरनाक रूप हो सकता है जब जो देश की राजनीति या देश की जो सरकार है वह किसी एक पर्टिकुलर जो रिलीजियस ग्रुप है ना, जो उसके लिए, उसके बेनिफिट के लिए उसका पक्ष लेने लगे, उसके पक्ष में नीतियां बनाने लगे, एक पक्ष का उससे डोमिनेशन हो जाए, तो ये बहुत जो प्रॉब्लम है वह मोर एक्यूट हो जाती है। सो व्हेन रिलीजियस, अच्छा चलो कुछ और पॉइंट्स जो है वह हम लिख लेते हैं। सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, आपकी सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इवन इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, है ना। तो हमने देखा कम्युनलिज्म का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, अपने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से, किसी धर्म से, टू वंस
own community, to one's own community. ठीक है, अब देखो ये शुरू कब होती है कम्युनलिज्म की, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये शुरू कब होती है? सो स्टार्ट व्हेन रिलीजन इज सीन, व्हेन रिलीजन, इस बात को याद रखना, व्हेन रिलीजन जो धर्म है इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। मतलब किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण है वह एक धर्म के आधार पर होता है। जब हमने ये सोच लिया तब ये जो प्रॉब्लम है, जो सांप्रदायिकता है, ये क्या हो गया? शुरू हो गई। बट ये जो प्रॉब्लम है सांप्रदायिकता की, ये और भी विकराल हो जाती है, मोर एक्यूट। कब? मोर एक्यूट, ज्यादा विकराल हो जाती है व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स, व्हेन रिलीजन is expressed in politics। अगर राजनीति में इस तरह की चीजें शामिल हो जाएं कि आप किसी एक कम्युनिटी जो है इसको कोई लाभ बेनिफिट देना चाहते हैं, इसका जो डोमिनेशन है स्थापित करना चाहते हैं, तब जाके ये जो प्रॉब्लम है कम्युनलिज्म की वह और ज्यादा एक्यूट हो जाती है। ठीक है, क्लियर? लिख लो साथ साथ में इन सबको। अब देखो हमने 3 इसके सिद्धांत पढ़े कि ये जो थिंकिंग है आखिर ये वन रिलीजन जो है वह अगेंस्ट हो जाता है, और ये थिंकिंग कैसे काम करेगी? जब किसी को सुपीरियर समझा जाता है किसी अदर ग्रुप से और अपना जो डोमिनेशन है उसको स्थापित करना चाहे तब जाके। और देखो अगर हम ये कहें कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है? सांप्रदायिक राजनीति, कम्युनल पॉलिटिक्स। सांप्रदायिक राजनीति, ठीक है, ये क्या है? सो बेसिकली रिलीजन इन पॉलिटिक्स, जब राजनीति में धर्म आ जाए, रिलीजन इन पॉलिटिक्स, रिलीजन इन पॉलिटिक्स, ठीक है, इज कम्युनल पॉलिटिक्स, इज कम्युनल पॉलिटिक्स। तो सांप्रदायिक राजनीति, जब राजनीति जो है वह कैसी चल रही है? धर्म के आधार पर चल रही है, उसका जो बेस्ड है वह क्या है? रिलीजन है। अब यहाँ पर हमने देखा कि देखो बेसिकली, और ये जो आइडिया है कम्युनल पॉलिटिक्स का, ये आइडिया है जैसे कि अभी तक हमने देखा कि जब एक धर्म, एक राष्ट्र जो है, एक जो नेशन है वह बिल्ड हो रहा है कम्युनिटी के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, वो इसकी शुरुआत थी। तो ऐसे में जो कम्युनल पॉलिटिक्स है बेसिस इज बेस्ड ऑन, इसका आधार क्या होगा? इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल basis of social community, principal basis of social community। ठीक है, इस तरह की डेफिनेशन एकदम याद कर लिया करो, मेंस में समय बचता है अगर हमें कुछ डेफिनेशन ऐसी याद रह जाए। ठीक है, सो देखो ये जो हम देखेंगे कि ये जो कम्युनल है वह इस पर बेस्ड है सबसे पहले कि अगर हम एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, है ना, मान लीजिए कोई एक रिलीजन है, एक कम्युनिटी है, तो उसके जो इंटरेस्ट है वह सेम होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कम्युनिटी है ना, एक कम्युनिटी में जितने भी लोग होंगे उन सबके जो इंटरेस्ट है वह सेम होंगे, ये पहली बात मानी जाती है। ठीक है, से वन कम्युनिटी फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम, पहली बात। अब यहाँ पर सेकंड ये माना जाता है कि जो मान लीजिए दूसरी कम्युनिटी है, अगर ये बी कम्युनिटी है, तो इन दोनों के जो इंटरेस्ट है वह एक जैसे नहीं हो सकते, और जो बी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वह ए कम्युनिटी से, मतलब हम ये कहें कि जो डिफरेंट रिलीजन या फिर डिफरेंट कम्युनिटी से अगर वह बिलोंग कर रहे हैं तो वह सोशल
उनकी सेम कम्युनिटी नहीं हो सकती। ठीक है, सो यहाँ पर ये बातें आपको याद रखना है। अब लेकिन यहाँ पर तीसरी जो कंडीशन है वह ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब ये माना जाता है कि एक इंडिया का पार्टीशन कैसे हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ ना, हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ। और तीसरी जो कंडीशन है वह ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा एक्यूट हो जाती है जब ये माना जाता है कि एक कम्युनिटी के लोग जो है वही केवल एक जगह पर, एक स्टेट या एक कंट्री में रह सकते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं रह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पीसफुल एग्जिस्टेंस करना है तब हम अलग अलग ही रहना होगा। तो इस आधार पर जो पार्टीशन है वह हुआ भी था। तो यहाँ पर देखो ये 3 तरह की स्टेजेस हो सकती है। पहले स्टेज ये समझना कि जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है वह एक कम्युनिटी के समान हो गए। दूसरे में ये समझा दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी, ये हमारे समुदाय का नहीं है। जैसे कि आप कम्युनिटी के आधार पर, धर्म के आधार पर खुद को एक समझते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको, अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं, आप जिस धर्म से, अगर आप ए धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको वहां पर बी कम्युनिटी का आदमी मिलेगा, व्यक्ति मिलेगा, आप उससे उतना अपनापन महसूस नहीं होगा। लेकिन आपको आपके ही रिलीजन, ए रिलीजन का व्यक्ति मिल गया, आप उससे ज़्यादा एक महसूस कर पा रहे हैं कि ये हमारी कम्युनिटी का, ये हमारी कास्ट का है। आगे कास्ट की भी बात करेंगे। तो केवल रिलीजन नहीं, अगर रिलीजन में भी अंदर डिफरेंसेस होते हैं, और अगर कोई आपकी कास्ट का मिल जाता है, आपको लगता है कि शायद आप और वो सेम है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये आप देखेंगे कि इस तरह की स्टेजेस होती हैं। अब लास्ट हमने देखा कि अगर डिफरेंट रिलीजन्स है वह एक साथ को एग्जिस्टेंस उसका नहीं हो सकता, विद इन वन नेशन वो नहीं रह सकते, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमने क्या किया इंडिया में, क्वेश्चन देखो जरा, हमने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको अपनाया है। सेकुलरिज्म हम कई बार पढ़ चुके ना। सेकुलरिज्म जो है हमने इसको अपनाया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस जो है वह नहीं दिया है। सही बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 की बात करें, जहां पर धर्मनिरपेक्षता को लेकर कई सिद्धांत है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि सभी जो व्यक्ति, सभी जो कम्युनिटी है वह अपने धर्म को मानने, पालन करने के लिए स्वतंत्र है, और वो चाहे फॉलो और नॉट टू फॉलो, दोनों के लिए स्वतंत्र है। सेकुलर स्टेट में ऐसा नहीं कि आप किसी ना किसी धर्म को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप किसी रिलीजन को नहीं मानना चाहते, वो भी आप उतना ही, आपके लिए इसमें भी छूट है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन। संविधान जो है वह अलाउ करता है ना, इंटरवेन जो है वह रिलीजन में कर सकता है। क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखो। चलिए, तो कास्ट से रिलेटेड है, तो अभी हम थोड़ी सी बात जो है सेकुलर स्टेट की करें। देखो, सेकुलरिज्म की हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ सभी जो धर्म है वह समान की बात की गई है, कि सभी धर्म जो है वह समान होंगे। और इंडिया जो है, भारत जो है, वह उसका कोई भी एक ऑफिशियल जो धर्म है वह नहीं होगा, है ना। और ऐसे भी हमारे जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर जो है वह अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वह किसी पर्टिकुलर धर्म का है, या फिर प्रायोरिटी भी नहीं दी जाएगी कि वह इस पोस्ट के लिए जो है वह इस धर्म से बिलोंग करता है, इसलिए उसको प्रायोरिटी या प्रेफरेंस है। तो यहाँ पर सभी धर्मों की समानता की बात कर रही है। ठीक है, इंटरवेन एंड नॉन इंटरफेरेंस की जो नीति है वह इंडिया अपनाता है। इंटरवेन की नीति की जब हम बात करेंगे, मतलब अगर मान लीजिए जैसे कि सबरीमाला का केस था, है ना। सबरीमाला के केस में क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, वहाँ पर जो भगवान की पूजा है वह कई हजार वर्षों से, मान लीजिए ऐसी मान्यता है कि केवल वहाँ पे जो मेल हैं वही कर सकते हैं, पुरुष ही कर सकते हैं, वहाँ पर प्रोहिबिटेड होता है वुमेन्स की एंट्री। और ऐसे में गवर्नमेंट कह देता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये तो इक्वालिटी के खिलाफ है। और अगर इक्वालिटी के खिलाफ है तब क्या, राइट टू इक्वालिटी और इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं धर्म की, वो गलत है। तो यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है। अब देखो, नॉन इंटरफेरेंस की जब हम बात करें, हेल्थ भी प्रभावित हो तब भी प्रोहिबिशन जो है वह लगाया जा सकता है। और अगर हम बात करें सेकंड, हमने देखा हाँ कि
हस्तक्षेप की भी नीति है ना, दूर भी रहता है। वह कैसे? नॉन इंटरफेरेंस की भी पॉलिसी अपनाता है। इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट ही कैसे करता है कि मान लीजिए कोई एक सिख है, वह हेलमेट नहीं वेयर कर सकता बिकॉज ऑफ पगड़ी डाल रखी है, तब ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस है वह नहीं कह सकता कि आपने, या फिर चालान नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने धर्म में अगर कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ें हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे लिए है। ठीक है, क्लियर है? तो हमने यहाँ पर कम्युनलिज्म की बात की, सांप्रदायिकता, और इम्पोर्टेंट है याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स की। जिस तरीके से जब रिलीजन जो है वह बेस था नेशन का, रिलीजन जो है जब वह बेस था नेशन का, तब हमने उसको कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट माना। अब ऐसे ही कुछ सोशल डिवीजन ऐसे माने जाते हैं कि वह कास्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने सोसाइटी या सोशल डिफरेंस या नेशन जो है ये माना कि जो सोसाइटी डेवलप होगी कहीं ना कहीं जो है वह कास्ट बेस्ड होगी, कहीं ना कहीं वह कैसी होगी? कास्ट बेस्ड होगी, है ना। तो देखो 1990 से लेके 2000 के लिए अगर हम देखें 2000 के बीच में, तो जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का पॉवर्टी लाइन की हम बात करेंगे कि पॉवर्टी लाइन के नीचे और ऊपर कौन कौन है। जैसा कि हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 45% रूरल एरियाज में, अर्बन में 35%। ठीक है, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 35% रूरल में, अर्बन में 38%। अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें 27% रूरल, 29% अर्बन। ठीक है, मुस्लिम की बात करें 26% रूरल एंड 34% अर्बन। और वैसे ही अगर हम हिंदू अपर कास्ट की बात करें तो रूरल एरिया में 11 और 9% जो है वह अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने, मतलब आपको एक अंतर दिख रहा होगा कि अगर हम अपर कास्ट की बात करेंगे तो बिलो द पॉवर्टी लाइन केवल 9% लोग ही ऐसे हैं जो कि अर्बन में है। ठीक है, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रही। पॉवर्टी लाइन क्या है? एक रेखा जो गवर्नमेंट ने समय, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक लाइन बना दी गई है, और इसमें यह माना गया है कि अगर आप इतनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहाँ माने जाएंगे? आप बिलो द पॉवर्टी लाइन माने जाएंगे। अगर आपकी इनकम जो है वो इतनी नहीं है तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन माने जाएंगे, गरीबी रेखा के नीचे माने जाएंगे। और ऐसा अगर हम हिंदू अपर कास्ट की बात करें तो केवल 9% ही जो लोग हैं वह अर्बन में, अर्बन जो शहर है वहां पर बीपीएल श्रेणी में है। तब ये आंकड़े, ये डिफरेंसेस क्या बताते हैं? और यहीं पर अगर हम एसटी की बात करें तो 35% दिखा रहा है, 45% आपको शेड्यूल ट्राइब जो रूरल एरिया में दिखा रहा है बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब देखो बच्चों, ये जो आंकड़े हैं वह क्या बता रहे हैं कि कास्ट बेस्ड हमारे यहाँ सोशल इनइक्वालिटीज़ है। कास्ट बेस्ड बेसिकली किस तरीके से इनकम, रिसोर्सेज, इन सभी में डिफरेंसेज है ना। रूरल और अर्बन एरियाज में भी इस तरह के डिफरेंसेज हैं। सो अपर कास्ट का मतलब क्या है? जो कि एससी, एसटी एंड ओबीसी से बिलोंग नहीं करते, अपर कास्ट हो गए। अब देखो बच्चों कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स जो है इनके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो कास्ट इनइक्वालिटी और ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम पढ़ते हैं। जाति और राजनीति में देखो, अगर हम शुरुआत से देखें 2020 में क्वेश्चन आया था, पहले क्वेश्चन देखते हैं। Has caste lost its relevance in understanding the multicultural Indian society? Elaborate your answer with illustrations, है ना। सेकेंड है caste system is assuming new identity and association form, hence caste system cannot be eradicated in India. Comment 2018 में आया। What are the two major legal initiatives by state since independence addressing discrimination against ST? 2017। तो ये 17, 18 और 20 में कास्ट, जो कास्ट पॉलिटिक्स और जो सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, उन सभी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पर हर एक टॉपिक के साथ देखो कोशिश की है मैंने कि आपको जो चीज़ें हैं वह बताई जाए ताकि आपको ये क्लियर रहे कि क्वेश्चंस जो है वह आते कैसे हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखो दो तरीके से हमें कास्ट और पॉलिटिक्स को समझना है। एक तो पॉलिटिक्स जो है वह किस तरीके से पॉलिटिक्स में कास्ट का इन्वॉल्व है, और दूसरी तरफ कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स कैसे होती है ना। तो हम देखेंगे कि बेसिकली ये एक 2 वे रिलेशन है, 1 वे रिलेशन नहीं है। तो पहली बात जो हमें समझनी है
कि जो कास्ट है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, है ना, पहली बात हमें समझनी है कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कैसे है कास्ट, कि सबसे पहले कि अगर कोई पॉलिटिशियन है उसको टिकट देना अपनी पार्टी में, तो वह किसको प्रेफरेंस देगा, कास्ट को प्रेफरेंस देगा। किसकी कास्ट को प्रेफरेंस देगा, अपनी कास्ट को प्रेफरेंस देगा, है ना। सो व्हेन पार्टी चूज देयर कैंडिडेट और व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म, पॉलिटिकल पार्टी यूजली टेक केयर देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब फाइंड अ प्लेस इन इट, ठीक है। सो यहाँ पर पूरी कोशिश की जाती है कि अपना जो कैंडिडेट चूज किया जा सके वो कास्ट कंपोजिशन को देखते हुए चूज किया जा सके, कास्ट सेंटिमेंट्स को देखो। और लोग क्या करते हैं, जैसे आप पॉलिटिकल लीडर्स की बात करेंगे, वह बेसिकली कम्युनिटीज़ को लेकर, कास्ट को लेकर थोड़े से भड़काऊ भाषण देते हैं। हेट स्पीच की बात करें, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दिया था कि जो हेट स्पीच है उसको रोका जाए, उसके लिए कुछ कुछ जो उपाय हैं वह किए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों की कास्ट सेंटीमेंट का यूज़ किया जाता है जीतने के लिए, है ना। पर्टिकुलर किसी जाति के लोगों को जो है वह टारगेट किया जाता है, उनके सेंटीमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो कैंडिडेट को चूज करते समय जाति, फिर दूसरा है कास्ट सेंटीमेंट का यूज़ किया जाना। और इसीलिए कहा जाता है कि जो चुनाव है वह जाति का खेल है और कुछ भी नहीं। दैट इलेक्शन are all about caste and nothing else, and और कुछ भी नहीं है। ये जो इलेक्शंस हैं वह क्या है, केवल जाति आधारित खेल हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये इसमें कहा जाता है कि कास्ट सेंटिमेंट का यूज किया जाता है टू गेन सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी रेज कास्ट बेस्ड इशू। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इस तरह के जो इश्यूज हैं, और जब जैसे एक व्यक्ति, हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया है, जिसमें किसी भी कोई भी आप पे अयोग्यता नहीं थोपी जाएगी। और अगर आप 18+ है, अब आफ्टर 61st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, उसके पहले 21 ईयर के अगर आप थे तब आप वोट दे सकते थे। आफ्टर 61st वोट देने की जो आयु है 18 ईयर कर दी गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 मैन 1 वोट का जो सिस्टम है वह हमने अपनाया है, ठीक है। ये काफ़ी जो है वह पावरफुल है। ऐसे में ऐसा अगर हम कहते हैं कि इलेक्शंस जो है वह और ऑल अबाउट कास्ट नथिंग एल्स, ये गलत हो जाएगा। दिस इज फार फ्रॉम ट्रू, है ना। क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट्री जो कमेटी, कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, संसदीय, अगर हम किसी क्षेत्र की बात करें, ऐसा क्या कोई क्षेत्र हो सकता है जहां पर केवल एक ही कास्ट के लोग रहते हो? शायद आपने अपने आसपास ऐसा एरिया ना देखा हो, है ना। तो हम ये कहते हैं, इस बात को हमें डिनाई करना है कि ऐसा नहीं है। हाँ, जाति में, राजनीति में जाति सेंटीमेंट और ये सारी चीज़ें, कास्ट सेंटीमेंट और कास्ट जो इश्यूज हैं उन सभी को रेस्ट किया जाता है, लेकिन केवल ये कह देना कि इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, ये जो है वह गलत होगा, ठीक है। ये जो है वह गलत होगा। क्लियर? चलिए, तो देखो ये गलत इसलिए होगा क्योंकि कैंडिडेट एंड पार्टी अगर वह जीतना चाहती हैं तो वो केवल किसी एक कास्ट से नहीं जीत सकती, उन्हें और भी तरह के जो लोग हैं, और भी कास्ट और कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है वह चाहिए होगा। नो पार्टी विन द वोट ऑफ ऑल वोटर ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी जो है वह केवल एक ही कम्युनिटी या फिर एक ही जो कास्ट है उसके वोट से जीत जाए। सम वोटर हैव मोर देन 1 कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट वाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, ठीक है। सो समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि अगर हमने कास्ट बेस्ड कैंडिडेट सेलेक्ट किया है, लोग ऐसे होते हैं कि इलेक्शन में जो है वह अपनी कास्ट को ही वोट देकर आ रहे हैं, लेकिन समटाइम्स आप ये भी देखते हैं कि हम कैंडिडेट को भी प्रेफरेंस देते हैं। केवल कास्ट का ये खेल नहीं होता है, ठीक है। और अगर एक ही कास्ट में एक से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स अगर वह खड़े हुए हैं तब तो हम ऑप्शन देखते ही हैं ना उसमें। सो द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग ऑफ MP एंड MLA कीप चेंजिंग whenever fresh election take place। तो हम देखेंगे कि इन जो अभी MP और MLAs हैं, है ना, उन्हें अगर ये लग रहा है कि हम अगर अपने कास्ट कैंडिडेट को ही उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हम सत्ता में बने रहेंगे, ये भी गलत होता है। तो समटाइम्स हम देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टीज है वह भी हार जाया करती हैं, ठीक है, फ्रेश इलेक्शंस में। सो बेसिकली हमें इस बात को डिनाई करना है कि इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, सो दिस इज फार फ्रॉम ट्रू। क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। अभी हम कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, है ना।
अभी हम कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट कि अब राजनीति जो है, ठीक है, जाति में राजनीति कैसे होगी। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स है। देखो समटाइम्स क्या होगा, राजनीति का मतलब क्या है कि लोग जो है वह एक साथ आ गए हैं अपनी डिमांड्स को रखने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए, है ना। तो अगर हमने इसमें ये माना कास्ट को बेसिकली सोशल बेसिस ऑफ सोसाइटी एंड सोशल कम्युनिटी माना, तब हमने क्या किया, अपने जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट किया। और ऐसे में समटाइम्स ये होता है कि एक या एक से ज़्यादा जो ग्रुप है वह साथ में आ गए, कास्ट एंड सब कास्ट में डिवाइड थे, पर जब केवल एक ही बेनिफिट की बात हुई तब दोनों कास्ट के और सब कास्ट के लोग जो वह साथ में आ गए, राजनीतिक गोलबंदी उन्होंने कर ली। तो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटी बाय ब्रिंगिंग दैम इनटू द पॉलिटिकल एरेना। तो राजनीतिक रूप से जो गोलबंदी है वह किस तरीके से होती है, वह जाति आधारित भी हो जाती है। सो हियर आर फ्यू पॉइंट्स दैट सपोर्ट दिस। फर्स्ट इज ईच कास्ट ग्रुप ट्राई टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन द नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। तो देखो सभी को जो है वह क्या बनना है, वर्चस्व स्थापित करना है दूसरी कास्ट के ऊपर, इसलिए वह क्या करते हैं, पॉलिटिकल एरेना राजनीतिक रूप से गोलबंद होकर डिमांड करते हैं। तो ये एक कारण हो गया कि वह बड़ा बनना चाहते हैं वो अपना सोसाइटी में, कि हम इस कास्ट के, इस कम्युनिटी के लोग जो हैं, तो यहाँ पर वह क्या कर रहे हैं कि वह ट्राई कर रहे हैं बड़ा बनने के लिए, इसलिए वह पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वेरियस कास्ट ग्रुप आर फॉर्म्ड विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज and then they enter into a dialogue and negotiations। तो sometimes हम देखेंगे कि एक ऐसा नहीं हो पाता कि केवल एक ही कास्ट का जो व्यक्ति है, एक ही कम्युनिटी के जो लोग हैं, समूह है, वो अपने डिमांड्स उठा ले रहे। समटाइम्स जरूरत होती गठबंधन की, तो कास्ट और सबका साथ में मिलकर पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए, बाकी अदर ग्रुप्स पर अपनी ट्रेन स्थापित करने के लिए, ज़्यादा पावर में आने के लिए कॉलिशन जो है उनसे कर लेती हैं। न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम इन द पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। इस तरीके के भी तो कास्ट ग्रुप बन जाते हैं ना, अगड़ी और पिछड़ी जातियों के। दिस कास्ट प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। In some cases caste division lead to tensions, conflict and even violence, है ना। तो हम देखेंगे कि अलग अलग जो डिफरेंट रोल्स हैं बेसिकली ये निभाते हैं, लेकिन इनका जो सबसे खतरनाक रूप होता है कि जाति आधारित, जाति के आधार पर आप राजनीति कर रहे हैं, तो कम्युनल राइट्स, वायलेंस, है ना, कन्फ्लिक्ट्स, टेंशंस सोसाइटी में, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वह हमारे सोसाइटी में डालती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अच्छा देखो, मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये तीनों इश्यूज ऐसे हैं, कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, कि सोसाइटी में डिवीज़न जो किया गया है या फिर सोशल डिफरेंसेस जो हैं इन 3 आधारों पर जाता है। आपका जीएस पेपर 1 सोसाइटी, है ना, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, इन दोनों से काफ़ी ये जो टॉपिक्स आपके सीधे कवर होते हैं। तो करना क्या है, सोशलॉजी वाला एनसीईआरटी पढ़ना है, और उसके साथ साथ करंट अफेयर में क्या चैलेंजेस है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लेकर आई, ये सारी चीज़ें आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट करेंगी। मेंस के क्वेश्चंस जो है वह मैंने क्लास में कर रखे हैं, इस बता रखे हैं आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक बार आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगी, जैसे कि इन सभी के लिए कोई कोट या स्लोगन, जैसे कि मान लीजिए कोट या स्लोगन आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। जैसे कि अगर आप फेमिनिस्ट की बात करें या फिर आप कास्ट की बात करें, है ना, तो फेमिनिज्म के लिए देयर इज नॉट अ मैन वर्सेस वुमेन इश्यूज, इट इज ऑल अबाउट पीपल वर्सेस प्रेजुडिस, है ना। तो यहाँ पर फेमिनिज्म जो है वह ये कहता है कि ये जो इशू है वो केवल मैन एंड वुमेन का इशू नहीं है, बल्कि ये लोग और पूर्वाग्रह के बीच में। तो पूर्वाग्रह मतलब क्या है कि वुमेन्स जो है वह ये काम नहीं कर सकती, तो ये जो पूर्वाग्रह है इससे लड़ाई है फेमिनिज्म, है ना। इस तरह के जो कोट्स है, आपकी बहुत लंबी बात को बहुत शॉर्ट में कह देते हैं, तो आप इस तरह के जो कोट्स है वह अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और ये तीनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं, पॉलिटिक्स सभी में जुड़ी हुई है, ये तीनों ही टॉपिक्स जो है वह ऐसे हैं जो कि आपको ऐसे राइटिंग में भी काम आएंगे। इसलिए आपको करना क्या है कि हर एक इस तरह के जो सोसाइटी और सोशल जस्टिस वाले टॉपिक्स है उससे एक एक स्लोगन या एक एक लाइन जो भी आपको ठीक लगे उसको प्लीज याद रख लीजिएगा, साइड में लिख दीजिएगा, है ना। जैसे कि मैंने फेमिनिज्म में आपको एक लाइन बताई, देयर इज नॉट अ मैन वर्सेस वुमेन इशू, इट्स अबाउट पीपल वर्सेस प्रेजुडिस। क्लियर है। ठीक है, आओ एक्सरसाइज देखते हैं। मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज इन इंडिया। बताइए, एजुकेशन, पैट्रियार्कल सोसाइटी। स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स,
स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, एग्जाम्पल्स दे के बताना है। स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटी आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, 2011 का जो हमने टेबल देखा कि कितने परसेंट जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन, यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ लेना। स्टेट टू रीजन टू से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया, आप बताइए कि किस तरीके से केवल एक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, केवल एक वहाँ पे कास्ट या कम्युनिटी के लोग नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, तब ऐसे में कास्ट बेस्ड इलेक्शन आप नहीं जीत सकते, आपको बाकी लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव बॉडी, देखो इस क्वेश्चन को देखो, देख लिया। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो कि यूपीएससी ने पूछा। डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी, ठीक है, किस तरीके से एक इंक्लूसिव ग्रोथ और इन सब के लिए वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वह किस में होना चाहिए, आपसे हायर जुडिशरी में पूछ लिया, और यहाँ पर किसके लिए है, इंडिया लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो अगर आप इन क्वेश्चंस पर बच्चों वर्क करेंगे, इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपसे यूपीएससी के क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ, हो सकता है कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन पूछ ले, कोई दूसरा तरीका पूछ ले, बट आपको फाइनली इन टॉपिक्स को अगर आपने कवर किया हुआ है, अच्छे से कवर किया होगा, तब आप अच्छे से आंसर जो है वो लिख पाएंगे। मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया सेकुलर स्टेट, बताइए इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरफेरेंस की नीति, है ना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पर लगा लें इन सभी क्वेश्चंस में आंसर। तो ये था हमारा आज का क्लास, है ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको जेंडर, पॉलिटिक्स एंड कास्ट जो है वह समझ में आया होगा। तो मेंस के जीएस पेपर 1 एंड सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 से ये जुड़ते हैं, तो अच्छे से एक बार पूरा रीडिंग कर ले। जेंडर एंड पॉलिटिक्स कहाँ, ठीक है, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, इन सभी के साथ साथ आपको करंट अफेयर जो है वह जोड़ लेना है। करंट अफेयर को कैसे जोड़ोगे, एक तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, ठीक है, ये आपका वे फॉरवर्ड है, पॉजिटिव में हो जाता है, और नेगेटिव है, इन सब में आपको जो चैलेंजेस हैं ये बताने हैं, चुनौतियां जो चैलेंजेस हैं ये बताने हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात की, यूपीएससी के क्वेश्चंस देखे, फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करी, क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन की बात कर ली, लिटरेसी की बात कर ली। बाकी जो पैराग्राफ्स आपको ऐसा लग रहा है कि रीडिंग नहीं हुए, उसको आप खुद रीडिंग करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि नहीं उसको लिख पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका वो जो कमेंट है ज़रूर कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच।